कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज लगभग एक हफ्ते के बाद आपकी स्टडी वाली वीडियो आ रही है, प्रॉपरली जो हमारी क्लासेस चलती हैं। और ये जो क्लास है आज बच्चों ROA के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए, अपर PCS लोअर PCS को फोकस करते हुए और अन्य जो वनडे एग्ज़ाम है उसको फोकस करते हुए ये क्लास रहेगी। अब कई दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर ने तो वीडियो का एग्ज़ाम का मतलब क्लास आज से कही थी। बच्चों देखो, थोड़ा सा उसमें रिसर्च करना पड़ रहा है। रिसर्च का मतलब क्योंकि चीज़ें तो पढ़ाई हुई हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपको पहले से करा दी हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। टाइम का मतलब मंडे तक का टाइम चाहिए। मैं कोशिश करूंगा मंडे से क्लास, क्योंकि उसमें ना एक तो सेलेक्ट करना है मटेरियल कि कौन कौन सा टॉपिक के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक एक चीज़ आपको लगभग 60 डेज की क्लासेस में रखूंगा, लगभग 60 क्लासेस उसमें रखूंगा। अभी आपके पास लगभग 86-85 डेज हैं, तो 20-25 दिन एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको होमवर्क के साथ साथ, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, आप ऑलरेडी सब चीज़ पढ़ के गए हुए हैं, हर चीज़ आपने पढ़ी हुई है। मैं ये सोच रहा था कि डेली बेसिस पे आपको मैं आपका कंटेंट जो आपके पास है उससे मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें हैं। नई चीज़ में क्या क्या पढ़ा सकता हूं, जैसे आर्थिक सर्वे से है, करंट अफेयर से है, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर और रीजनिंग के हैं। ये एक ऐसा पोर्सन है जो पढ़ाया जा सकता है, यानी जो बताया जा सकता है। बाकी की चीज़ें मैक्सिमम क्या होंगी, रिविजन पे बेस होंगी, रिविजन पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लास दूं कि पहली क्लास जैसे मेरी आएगी, अगर मैं आपको पहली क्लास में ये बता दूं कि ये चीज़ें आपको तैयार करनी है आज, और आपके पास नेक्स्ट क्लास तक का 24 घंटे का समय है, किसी भी केस में आपका ये आज तैयार हो जाना चाहिए। तो आप घर पे, क्योंकि चीज़ें आपके पास हैं वो बिखरी बिखरी है, यानी वो क्या है, उसको बिखराव जो है उसको आपने समेटना है, और वही चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल तक ले जानी है जो आपके एग्जाम के लायक। और इसमें अनावश्यक चीज़ पढ़नी ही नहीं है, आपको इतना समय ही नहीं है। अगर आप वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग वन लाइनर ये वो रटने लग गए, किसी ने कहा 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन, किसी ने कहा 400 टॉप मोस्ट क्वेश्चन, किसी ने कहा यही सब कुछ आएगा, ऐसा है ही नहीं। ये जो दौर है स्पेशली वीडियो के लिए, इसमें सबसे ज्यादा फोकस है सेल्फ स्टडी का। अगर आप घर पे स्वतः पढ़ पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी, एक सबसे बड़ा मौका होगा कि आप एग्जाम क्रैक कर पाए। वरना अगर आप बिखराव में हैं, कभी मुझसे पढ़ रहे, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़िए, पढ़िए आप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ स्टडी। यानी आप अगर उसको सेल्फ स्टडी करके जा पाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी। और उसमें डेली के बेसिस पे मैं आपको पहले टॉपिक बता दूंगा कि इसको आप तैयार करो, उसके अलावा जो एग्जाम में आने लायक चीज है सिलेबस के हिसाब से वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो लगभग 60 क्लासेस होंगी, बाकी आपने खुद ही आपने पढ़ी हुई हैं। कई चीजें आपको ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। देखिए, लास्ट टाइम पे मैंने जो आपको भारत में समाज सुधार आंदोलन पढ़ाया था, नेक्स्ट आपने उसमें लिखना है ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। उसके आगे को बढ़ना है, आपको अपने नोट्स को अपडेट करना है, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर, ये समाज सुधार जो आंदोलन हो रहे बच्चों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये कुछ नहीं है। ब्रिटिश ने भारत में क्या किया, यहाँ पर एक बहुत लंबे समय के लिए रूल किया। और जब कोई भी यहाँ पर विदेशी शक्ति हो या कोई भी हो, अगर वो कहीं पे अगर अपना शासन स्थापित करना चाहती है तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ के धर्म को समझना पड़ता है। भारत की संस्कृति और भारत का धर्म उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, यानी उनको समझ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस दौर में लगभग 18वीं सदी 19वीं सदी के दौर में भारत में क्या थी, चीजें बहुत ज्यादा एक प्रकार से रूढ़िवादी थी, यानी बहुत अंधविश्वास था। आप ये जानते हैं, अंधविश्वास का मतलब विधवाओं को पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता, बालिका और महिला शिक्षा के खिलाफ हैं, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, इसके अलावा मूर्ति पूजा का यहाँ पर प्रचलन था, या इस प्रकार की चीजें। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ये चाहते थे कि हमारा भारत में अगर मार्केट बना है, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, औद्योगिकरण हो गया था, यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन से तैयार माल भारत में बेचना था। और भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को आप तभी बेच पाओगे जब आप भारतीयों की थिंकिंग को, भारतीयों की सोच को ब्रिटिश के अनुकूल स्थापित कर पाओ। यानी अगर ब्रिटिश कोई प्रोडक्ट अपना भारत में बेचना चाहते हैं, जब तक भारत के लोगों की सोच नहीं बदलोगे तो कैसे ब्रिटिश अपना वस्तु यहाँ पे बेच पाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आप देखिए संस्कृति का कैसा प्रभाव पड़ता है, यानी कोई देश अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को कितने भयंकर तरीके से कहीं पे स्थापित करता है, उसके बाद हम उसके प्रोडक्ट को, उसके हर चीज को पसंद करने लग जाते हैं। आज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अमेरिका ने विश्व में क्या किया,
अमेरिका ने अपने कल्चर के दम पे, अपनी संस्कृति के दम पे, अपनी मतलब एक ताकत थी, एक फोर्स के माध्यम से हर राष्ट्र में पहले अपनी पैठ बिठाई, पहुंच बनाई, ठीक है। उसके बाद वहां पे अपनी संस्कृति को प्रचारित प्रसारित किया। और आज देखिए अमेरिका अगर किसी केस में इतनी बड़ी वर्ल्ड में इकोनॉमी पावर है, आर्थिक महाशक्ति है, उसका सबसे मेन कारण क्या है, उसने अपने कल्चर को दूसरे देशों में क्या किया, थोपा। यानी दूसरे देश में थोपे हुए तो आपको उसका प्रोडक्ट पसंद आएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं, सपोज अमेरिका में बना एक एप्पल का फोन अगर आप लेते हो तो कितना मतलब एक प्रकार का इंथुजियाज्म रहता है लोगों को कि उसको दिखाएं कि एप्पल का टैग है, सेल्फी क्लिक करें तो उसमें टैग दिखाएं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी हो, ठीक है। या अमेरिका में बनी कोई ब्रांड अगर वॉच है, अगर आप उसको पहनते हो तो एक अलग सा आपको लगता है कि भाई मैंने ये पहनी वो पहनी। इसी के साथ उसी प्राइस की पाकिस्तान में बना अगर आपको स्मार्टफोन दिया जाए जिसमें पाकिस्तान का टैग लगाओ, या पाकिस्तान का भी छोड़ो, चाइना में जो बन रहे हैं, भले ही आप लेते हैं चाइनीज फोन, चाहे कोई भी हो, या कोई बांग्लादेश में, तो आपको वो इंथुजियाज्म नहीं आएगा, आप भले ही उसी रेट का लो। क्यों? क्योंकि वो अपनी संस्कृति को इतना आगे ले ही नहीं जा सके। यही ब्रिटिश ने किया। भारत में जो था पाश्चात्य, और जो भारत में जो पाश्चात्य और जो भारत का प्राचीन संस्कृति थी, उनके बीच एक प्रकार से किस चीज की द्वंद्व चल रहा था कि हमारी संस्कृति बेहतर है। तो ब्रिटेन ने यहाँ पे क्या किया, समाज सुधार आंदोलन में अपना योगदान देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचने थे, इससे पहले उसने अपने जो सोच थी भारतीयों पे डालनी थी। भारतीयों को यह बताना था कि आपकी संस्कृति बेहतर नहीं है, हमारी संस्कृति बेहतर है, आप में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत है। तो उन्होंने कुछ भारतीयों को पकड़ा जो एक मध्यम वर्ग के थे, जो थोड़ा समझदार थे, थोड़ा पढ़े लिखे थे, उनके कंधे पे बंदूक रख के क्या की, गोली चलाई और भारत में समाज सुधार की दिशा में कदम चलना शुरू कर दिया। इसी में से एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे जो कि एक महान मानवतावादी थे, ठीक है, महान मानवतावादी। इसका मतलब ह्यूमन को आप सेंटर में रखोगे, यानी मानव कल्याण की बात करोगे। ईश्वर जहां पे है अपनी जगह है, पहले सबसे पहले मानव का भला करना है, वही ईश्वर की क्या है, भलाई है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये संस्कृत विद्यालय में इन्होंने गैर ब्राह्मणों हेतु खोल दी, यानी जो संस्कृत कॉलेज थे, यानी संस्कृत विद्यालय गैर ब्राह्मणों हेतु खोल दिए, ठीक है। विद्यालय गैर ब्राह्मणों हेतु उत्पन्न, गैर ब्राह्मणों हेतु खोले। अब आप समझ जाओगे ब्रिटेन ने जितनी भी किया, चाहे सती प्रथा के अंत में योगदान दिया, नरबली प्रथा को समाप्त किया, विधवा पुनर्विवाह को मतलब प्रोत्साहित किया, क्यों किया, और बाल विवाह को समाप्त किया, महिला शिक्षा पर बल दिया, क्यों किया, ये सब आपको अब धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा, ठीक है। तो संस्कृत विद्यालय गैर ब्राह्मणों हेतु खोले। इसके अलावा इनके द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किया गया था, ठीक है। 1856 में इनके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो था बच्चों क्या हुआ, पारित हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट जब पारित हुआ था उस टाइम पे गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तो इनके प्रयास से 1856 में क्या हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और 7 दिसंबर 1856 को इस अधिनियम के तहत बंगाल में पहला विवाह हुआ था, ठीक है। लिखो 7 दिसंबर 1856 को इसका पहली बार प्रयोग, इसका बंगाल में पहली प्रयोग, बंगाल में पहला प्रयोग। तो आप समझ गए ना, पहला प्रयोग का मतलब है कि इस एक्ट के माध्यम से बंगाल में पहली बार क्या किया, विधवा का पुनर्विवाह किया गया था इसी एक्ट के माध्यम से। और क्यों ये ब्रिटिश इसमें सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। बाकी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में आप जानते हैं कि ये भी वही होंगे, मूर्ति पूजा के विरोधी होंगे, स्त्री शिक्षा के समर्थक होंगे, मानवतावादी होंगे, एक ईश्वर पे बात करते होंगे, मूर्ति पूजा के विरोधी होंगे। इसके अलावा भारतीयों को मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोग कि उनको शिक्षित करने के समर्थक होंगे। वो कॉमन है क्योंकि समाज सुधार आंदोलन आप पढ़ लो तो सभी समाज सुधार आंदोलन में ये चीजें आपको कॉमन मिलेगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट आता है वो आता है आर्य समाज और उनके दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। अब आर्य समाज थोड़ा सा हटके था, उसका दौर अलग आया था, वो 1870-75 के दौर का शुरू होता है। तो अगला हेडिंग डालिए आर्य समाज और दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज व दयानंद सरस्वती, आर्य समाज व दयानंद सरस्वती, ये दौर थोड़ा सा अलग था।
अब देखिए धीरे धीरे जैसे 1860-70 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद भारतीयों को एक प्रकार से जागरूकता आती है, स्वतंत्रता संग्राम शुरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्य समाज की विचारधारा थोड़ा सा डिफरेंट थी जो अब तक चले आ रहे हैं। ठीक है, आर्य समाज बच्चों उनसे इस मामले में अलग था क्योंकि जो आर्य समाज था ये बेसिकली वैदिक संस्कृति का समर्थक था, वेद और उपनिषदों की ओर लौटने का समर्थक था, और ये कहता था कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसका कोई तोड़ नहीं है, यानी भारत को अपनी पश्चिमी संस्कृति छोड़ के प्राचीन संस्कृति की ओर देखना चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं कि ये लोग मूर्ति पूजा के समर्थक हैं या स्त्री शिक्षा के विरोधी, ऐसा नहीं। प्राचीन संस्कृति हमारी ज्यादा बेहतर थी, लेकिन उसके जो है पॉजिटिव पॉइंट को लेना चाहते थे दयानंद सरस्वती जी, यानी वेदों की ओर लौट चलो या अपने आप में उपनिषदों की ओर लौट चलो। इसके अलावा स्वराज की इन्होंने बात की, स्वशासन की बात की। तो आर्य समाज के बारे में आप देखोगे तो दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था, इनका मूलशंकर था। ठीक है, काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था, दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, और ये जो शिष्य थे विरजानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम कौन था, तो ये जो शिष्य थे किसके थे, विरजानंद जी के क्या थे बच्चों, अपने आप में शिक्षक थे। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बच्चों जो अपने आप में दयानंद सरस्वती थे, इनके प्रयास से 1875 में बंबई में किसकी स्थापना हुई थी, आर्य समाज। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहां हुई थी, 1875 में बंबई में। अब इनकी सबसे मूल जो विशेषता थी दयानंद सरस्वती जी की, ये किसके समर्थक थे, वेदों की ओर, वेद प्लस उपनिषद अर्थात प्राचीन संस्कृति के समर्थक, भारत की। ठीक है, भारत की भी लिख दो, भारत की प्राचीन संस्कृति के समर्थक थे। एक ब्रिटिश के क्या थे, अपने आप में घोर विरोधी थे। ये बोलते थे नहीं, इनकी जो पाश्चात्य संस्कृति इससे बेहतर हमारी जो है प्राचीन संस्कृति है, इसका हमें समर्थन करना चाहिए। ठीक है, जो ये आर्य समाज था बाद में 1877 में लाहौर में शिफ्ट हो गया था बच्चों। ठीक है, 1877 में कहा हुआ था, लाहौर में शिफ्ट हो गया था। लाहौर में इसको क्या कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था आर्य समाज को। दयानंद सरस्वती बच्चों शुद्ध रूप से वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और वेदों की ओर चलो का इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, लिखो, वेदों की ओर चलो का नारा। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, इसके अलावा वैदिक संस्कृति के समर्थक तो मैंने लिख ही दिया। वेदों की ओर चलो का नारा अगर पूछता है किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, ये क्या थे बच्चों, पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक नहीं थे, यानी पाश्चात्यवाद जो था इनका, यानी पाश्चात्य के समर्थक, यानी पश्चिमी संस्कृति के जो समर्थक हैं ये नहीं थे। ठीक है, लिखो, पाश्चात्य के समर्थक नहीं। अभी कई लोग इससे पहले राजा राम मोहन राय वो जो सुधार कर रहे थे ना, कहीं ना कहीं पाश्चात्यवाद से भी ग्रसित थे। ठीक है, तो पाश्चात्य के समर्थक ये नहीं थे, लिख दो, ये तो ऐसे गलत हो जाएगा ना, पाश्चात्य के समर्थक ये नहीं थे। कॉन्सेप्ट बेस पढ़ोगे, इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपने। ठीक है, इन्होंने, अब कई लोगों को लगता है कि ये परंपरागत बात कर रहे हैं, भारत की प्राचीन संस्कृति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होंगे क्या, जो बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था या इसके अलावा विधवा विवाह, सती प्रथा, इनका समर्थन करते होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने पहले कह दिया इसके पॉजिटिव। ठीक है, लिखो, ऐसे लिखो, बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था, इसके अलावा सती प्रथा, सती मतलब जब किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, उसकी औरत को भी, उसकी वाइफ को भी क्या किया जाता था, आग में रख दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा विधवा व्यवस्था और पर्दा प्रथा के समर्थक नहीं थे। ठीक है, लिखो, पर्दा प्रथा समर्थक नहीं थे। ठीक है, लिखो, इन चीजों के समर्थक नहीं थे। ठीक है, कहने का मतलब बाल विवाह नहीं चाहते थे, इसका मतलब है पुरोहित व्यवस्था नहीं चाहते थे, विधवा व्यवस्था नहीं चाहते थे, सती प्रथा नहीं चाहते थे, पर्दा व्यवस्था नहीं चाहते थे। विधवा व्यवस्था लिखो, विवाह तो चाहते थे, व्यवस्था मतलब ठीक है इंसान विधवा ही रहे, ये नहीं चाहते थे। विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा समर्थक नहीं थे इन चीजों के। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इनके जो विचार थे, इनने संस्कृत के स्थान पे हिंदी में अपने विचार देने शुरू किए और केशव चंद्र सेन की इनने एडवाइस थे। ठीक है, लिखो, इनके विचार
जो विचार थे इनके संस्कृत के स्थान पर हिंदी में, ठीक है। और इनको जो ये सलाह दी केशव चंद्र सेन ने दी, लिखो केशव चंद्र सेन की सलाह पर, यानी केशव चंद्र सेन की सलाह पर इन्होंने जो अपने विचार दिए थे वो किस में दिए थे, हिंदी में दिए थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ भी निकाला, उसकी भी लैंग्वेज क्या थी, हिंदी में, ठीक है। लिखो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ, हिंदी में इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा 1883 में इनकी अजमेर में मृत्यु हुई थी। इससे पहले इन्होंने वेद भाष्य में भूमिका लिखी थी, ठीक है। लिखो वेद भाष्य भूमिका लिखी थी इन्होंने, वेद भाष्य भूमिका लिखी थी किससे, इनके द्वारा। और 1883 में इनकी क्या होगी थी, अजमेर में मृत्यु होगी थी। इनके द्वारा बच्चों एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया था जो कि बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि शुद्धि आंदोलन किसके माध्यम से चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है। और ये जो शुद्धि आंदोलन था ये क्या था, जो भारत के लोग मतलब भारत के हिंदू जो लोग हैं वो अदर धर्म में जो चले गए हैं उनको पुनः अपने धर्म में लाने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने धर्म में वापस लौट आइए। तो शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो कि शुद्धि आंदोलन प्योर हिंदुत्व पे चलता था, यानी हिंदू जो धर्म है, हिंदू जो संस्कृति है उसको वापस आप गेन करो, जो ईसाई धर्म जिसने अपना लिया है। तो इस तरीके से, क्योंकि ब्रिटिश ने पहले किया गया था, बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया था, ठीक है। ये लिखो हिंदुत्व विचारधारा पर, हिंदुत्व पर आधारित था। ये कौन सा शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बच्चों जब इनका निधन हो गया था 1893 में, इस आर्य समाज का विभाजन हो गया और एक गुरुकुल के रूप में स्थापित हुआ, जो कि गुरुकुल कांगड़ी आप हरिद्वार में जानते हैं, और एक अपने आप में दूसरे रूप में हुआ दयानंद एंग्लो कॉलेज के रूप में, और ठीक है। और दोनों की अपनी अपनी विचारधारा थी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है आर्य समाज का कब विभाजन हुआ था, 1893 में इसका विभाजन हो गया, किसका, ये अपने आप में आर्य समाज का। और जो विभाजन हुआ बच्चों, एक को बोला गया क्या, दयानंद एंग्लो कॉलेज, जिसके कि हंसराज व लाजपत राय क्या थे, समर्थक थे, ठीक है। दयानंद एंग्लो कॉलेज, लिखो दयानंद एंग्लो कॉलेज, ठीक है। और इसमें हंसराज प्लस लाजपत राय इसके समर्थक थे, इसके क्या थे, समर्थक थे। किसके समर्थक थे, दयानंद एंग्लो कॉलेज के, ठीक है। और ये जो बच्चों था देवनागरी लिपि व गौ हत्या पर प्रतिबंध का समर्थक था, ठीक है। ये जो था देवनागरी लिपि प्लस गौ हत्या का प्रतिबंध चाहता था, यानी ये प्रतिबंध, ठीक है। ये क्या चाहते थे, देवनागरी लिपि का विकास हो और गौ हत्या पर क्या लगे, प्रतिबंध लगे, ये विचारधारा थी, ठीक है। दूसरा बच्चों जो बना वो गुरुकुल गुट बना, और उसी की नेतृत्व 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की गई थी, ठीक है। दूसरा क्या था, गुरुकुल गुट था, और इन्हीं के नेतृत्व में 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना हुई, गुरुकुल की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी, ये आर्य समाज के विभाजन के बाद। जब हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना हुई थी तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था, ये ब्रह्मचर्य और वेदों के प्रशिक्षण पर बल देते थे, और लेखराम और मुंशीराम इसके क्या करते थे, नेतृत्व करते थे, ठीक है। लेखराम और मुंशीराम, लिखो वो मुंशीराम इसका नेतृत्व करते थे। और इनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी, ब्रह्मचर्य, ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य पे आधारित थे, और वेदों के प्रशिक्षण को ये बढ़ावा देते थे, ठीक है। वेदों का प्रशिक्षण पे क्या करते थे, फोकस करते थे। तो ये आर्य समाज जो था दयानंद सरस्वती के जो नेतृत्व में था, वो इस तरीके से अपने आप में क्या हो गया, विभाजित हो गया था, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जब आर्य समाज आप पढ़ोगे तो इसने स्वदेशी राज्य पर भी बल दिया था, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के आगे लिखो स्वदेशी ऑब्लिक स्वराज पर बल, ये बहुत आता है पेपर में, स्वदेशी और स्वराज पर बल किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो थियोसोफिकल सोसाइटी, हेडिंग लिखना। नेक्स्ट लिखो आप लोग थियोसोफिकल सोसाइटी, क्या लिखोगे,
थियोसोफिकल सोसाइटी इसके बाद, ठीक है। ये सब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा इसे रहा है, यूकेपीएससी हो या किसी भी एग्जाम के लिए हो, ठीक है। लिखो थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी। अब मेन क्वेश्चन आता है कि बीच में ये कहाँ से आ गया। देखिए कई पश्चिमी विद्वान वेस्टर्न के ऐसे थे जो कि भारतीय संस्कृति के समर्थक थे और भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्हीं के लोगों ने ये थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या की थी, स्थापना, ठीक है। तो पश्चिमी विद्वान द्वारा जो भारतीय संस्कृति के विचारों से प्रभावित थे उसने स्थापना की, ठीक है। लिखो पश्चिमी विद्वानों द्वारा जो भारतीय संस्कृति के समर्थक थे, जो भारतीय संस्कृति के समर्थक थे, ठीक है, भारतीय संस्कृति के समर्थक थे, उनके द्वारा क्या किया गया था बच्चों, ये थियोसोफिकल सोसाइटी, पश्चिमी विद्वानों द्वारा जो भारतीय संस्कृति के समर्थक थे उनके द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। इसने क्या किया बच्चों, जो हिंदू और बौद्ध जरथुस्त्र धर्म की थी उनकी आत्मा को पुनर्जीवित करने का, यानी हर धर्म के जो लोग थे उनको उनके धर्म की अच्छाइयां जो है उनकी अपने धर्म में इंटरेस्ट को इनने पे काम किया। तो ठीक है, लिखो हिंदू प्लस बौद्ध प्लस जरथुस्त्र धर्म की आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम किया, ठीक है। लिखूं जरथुस्त्र धर्म की आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम किया, ठीक है, करने का काम, पुनर्जीवित करने का इन्होंने क्या किया था, काम किया था, किसने, थियोसोफिकल सोसाइटी ने, ठीक है। इसकी जो नींव पड़ी थी, कहां पड़ी थी, अमेरिका में इसकी नींव पड़ी थी। और क्वेश्चन पूछता अगर अमेरिका में इसकी नींव किसने रखी थी, तो 1875 में मैडम H.P. ब्लावेत्स्की के द्वारा इसका, ठीक है। लिखो 1875 में मैडम H.C. क्या नाम है इनका, H.C. ब्लावेत्स्की, ठीक है। लिखो H.C. ब्लावेत्स्की द्वारा इसकी क्या डाली गई थी, नींव डाली गई थी 1875 में, ठीक है। बाद में इसमें कर्नल M.S. आलकार्ड भी शामिल हुए थे, ठीक है। लिखो कर्नल M.L. आलकार्ड भी इसमें, M.S. आलकार्ड लिखो, M.S. आलकार्ड, M.S. आलकार्ड भी इसमें क्या हुए थे बच्चों, शामिल हुए थे, किसमें, जो अपने आप में थियोसोफिकल सोसाइटी है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, 1882 में इसका मुख्यालय शिफ्ट करके मद्रास के ओडियार में लाया गया था और 1897 में इसमें एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष जुड़ी, ठीक है। लिखो 1882 इसका मुख्यालय मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में लाया गया था, ठीक है। 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास के अडियार में स्थापित किया गया था और 1897 में बच्चों एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। लिखो 1897 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी और इन्हीं ऐसे एनी बेसेंट के प्रयास से बनारस में एक हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना हुई, जो कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था, ठीक है। लिखो एनी बेसेंट के प्रयास से बनारस हिंदू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। बनारस हिंदू क्या बनेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी एनी बेसेंट के प्रयास से और ये थी 1897 के आसपास और बाद में 1916 में यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था, ठीक है। इसी को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट किया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। ये जो था बच्चों, ये थियोसोफिकल सोसाइटी ये पुनर्जन्म तथा कर्म पे बिलीव करते थे। इसके अलावा इसके जो सिद्धांत थे ये सांख्य और उपनिषद पे विश्वास करते थे और विश्व बंधुत्व की बात करते थे, ठीक है। लिखो विश्व बंधुत्व की बात, विश्व पूरा भाई है,
विश्व बंधुत्व की बात प्लस कर्म व पुनर्जन्म पर विश्वास, कर्म व पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ठीक है, यानी विश्व बंधुत्व की बात, कर्म और पुनर्जन्म को क्या करते थे, विश्वास, प्लस उपनिषदों के भी क्या थे, अपने आप में समर्थक थे। इसके बाद बच्चों अंतिम आता है आपका, वो लिख लीजिए रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद जी। ठीक है, इनके सबके जितने भी हैं, इनकी थ्योरी सिंपल सी इतनी है कि ये कहीं न कहीं एक ईश्वर, जब समाज सुधार आंदोलन होता है कभी क्वेश्चन पूछेगा इनमें किस चीज़ के समर्थक थे या नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव लेना है। एक ईश्वर की बात करेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, महिला शिक्षा का समर्थन करेंगे, सती प्रथा का विरोध करेंगे, बाल विवाह का विरोध करेंगे, कॉमन है सब में। ठीक है, और ये तो कहीं मेन से भी आता है तब भी आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट रहते हैं इनके। तो नेक्स्ट लिखो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस तथा क्या, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तथा स्वामी विवेकानंद जी लिखो, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस जो थे बच्चों, वो एक संत किस्म के प्रकृति के व्यक्ति थे और इनका बचपन का नाम था गदाधर भट्टाचार्य, इनका प्रारंभिक नाम था। ठीक है, लिखो रामकृष्ण परमहंस एक संत किस्म के व्यक्ति थे, संत थे। ठीक है, और इनका प्रारंभिक नाम लिखो, प्रारंभिक नाम इनका था बच्चों, वो क्या था, गदाधर भट्टाचार्य। लिखो गदाधर भट्टाचार्य इनका क्या था, प्रारंभिक नाम था। बाद में इनको रामकृष्ण नाम दिया था, किसने, तोतापुरी द्वारा इनको रामकृष्ण नाम दिया था। ठीक है, लिखो तोतापुरी द्वारा दीक्षित करने के बाद, दीक्षित मतलब पढ़ाने के बाद। ठीक है, फिर इनको क्या नाम लिखा, रामकृष्ण नाम मिला, रामकृष्ण नाम इनको मिला था। ठीक है, किसको, रामकृष्ण परमहंस जी को। ठीक है, इसके बाद देखो ये हमेशा मानव सेवा ही ईश्वर सेवा पर बल देते थे। ठीक है, लिखो मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानते थे, मानव की सेवा करो वही ईश्वर सेवा है, इस चीज पे क्या करते थे, बल देते थे। कौन, रामकृष्ण परमहंस जी। ठीक है, और इन्हीं के जो शिष्य थे विवेकानंद थे, उन्होंने इनकी विचारधारा, इनकी स्मृति पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हीं की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इनकी जो थ्योरी थी, इनके जो सिद्धांत थे की स्थापना की गई थी। कब, 1897 में, 1897 में, इसी थ्योरी पे, यानी रामकृष्ण परमहंस की जो थ्योरी थी उसी के आधार पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन बच्चों एक प्रकार के जो था ईसाई मिशनरी जैसी स्वयंसेवी संस्था, यानी ईसाई मिशनरी जैसी संस्थाओं पे आधारित था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो रामकृष्ण मिशन है ना, ये लिखो ईसाई मतलब ईसाई जो मिशनरी होते हैं, ईसाई जो धर्म प्रचारक होते हैं, यानी ईसाई मिशनरी जैसी संस्थाओं पे आधारित था। ठीक है, लिखो ईसाई मिशनरी जैसी संस्था पर आधारित। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ईसाई मिशनरी क्या करते थे, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई किसी को चिकित्सकीय उपचार चाहिए तो उसकी सेवा करना, उसकी चिकित्सा पे ध्यान देना, इस प्रकार के काम ईसाई मिशनरी करते थे। ये भी, ये जो मिशन था रामकृष्ण मिशन, उसी संस्था पे, मतलब उन्हीं की विचारधारा पे आगे बढ़ा था। ठीक है, इसका जो सिद्धांत था रामकृष्ण मिशन का, वो था वेदांत दर्शन, यानी इनका सिद्धांत का आधार था वेदांत दर्शन। लिखो इस पे चलते थे। ठीक है, वेदांत दर्शन। और ये जो विवेकानंद जी थे, इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, यानी इनका प्रारंभिक नाम था नरेंद्र दत्त, और इस शिष्य किसके थे, रामकृष्ण मिशन के ही शिष्य थे। ठीक है, विवेकानंद का प्रारंभिक नाम लिखो नरेंद्र दत्त, प्रारंभिक नाम इनका क्या था, नरेंद्र दत्त था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 1893 में इन्होंने धार्मिक संसद शिकागो में भाग लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये विवेकानंद जी के बारे में 1893 में धार्मिक संसद शिकागो में भाग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व धर्म सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने।
और भारत की संस्कृति का इन्होंने क्या किया था, व्याख्यान किया था। और पूरा विश्व इनके तालियों की मतलब उस संसद में तालियों की गड़गड़ाहट से क्या हुआ था, गूंज उठा था। ठीक है, वेलूर मठ की भी स्थापना इनके माध्यम से 1887 में की गई थी। ठीक है, लिखो वेलूर मठ 1887, वेलूर मठ स्थापना की थी 1887 में। और ये वेलूर मठ कहाँ है, वेस्ट बंगाल, लिखो पश्चिम बंगाल में वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से ही की गई थी। ठीक है, सन 1900 में इन्होंने पेरिस में विश्व के धर्मों पर परिचर्चा करने हेतु भाग लिया था। ठीक है, 1900 में पेरिस में विश्व के धर्मों पर चर्चा हेतु, धर्मों पर, अलग अलग धर्म थे ना, चर्चा हेतु भाग इनके माध्यम से लिया गया था। कब, सन 1900 में पेरिस में। ठीक है, इन्होंने बच्चों प्रबुद्ध नामक पत्र का संपादन किया और प्रबोधनी का भी इन्होंने संपादन किया और भारतीयों की वैश्विक अलगाव की इन्होंने आलोचना की। ठीक है, लिखो प्रबुद्ध व प्रबोधनी नामक पत्र का प्रकाशन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ही है ये। इन्होंने क्या किया था, ऐसे लिखो, प्रबुद्ध का संपादन इनके माध्यम से किया गया था और एक प्रबोधनी का भी किया था, प्रबोधिनी का संपादन। ठीक है, लेकिन इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत क्वेश्चन बच्चे गलत कर आते हैं, वो मतलब समझ नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक याद रखना, ये कहीं ना कहीं पश्चिमी जो संस्कृति थे उसके भी समर्थक थे, भारतीय के अलावा। ठीक है, ये नहीं कहते थे कि आप वेस्टर्न कल्चर को छोड़ दो, ये कहते थे उसकी अच्छाई को लो। और भारतीयों के द्वारा जो शेष विश्व के साथ संबंध है, उससे जो अलगाव है, या भारतीय जो शेष विश्व से अलग रहते हैं, उनकी इन्होंने क्या की थी, आलोचना। ठीक है, तो लिखो भारतीयों की पश्चिम से अलगाव, पश्चिमी मतलब वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, पश्चिम से अलगाव की आलोचना, अलगाव मतलब अलग, ठीक है, की आलोचना इनके माध्यम से की गई थी। ठीक है, तो यहां से इन 4 टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये था आपका आरओ की नेक्स्ट क्लास का, जिसमें हमने क्या देखा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सेकंड पार्ट। इसको आप लोग अच्छे से एक बार सही तरीके से रिवीजन कर लेना और आपके इससे जो फैक्ट होंगे वो गलत नहीं होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।